नमस्कार, मुंबई के जुहू बीच से मैं पूजा भारद्वाज सिटी सेंटर शो लेकर हाजिर हूं और मुंबई के करीब इसी अरब सागर में जहाज 305 के डूबने का जो हादसा हुआ था, आखिरकार उसमें एफआईआर दर्ज हो चुकी है। विस्तार से ये रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे। शो में शुरुआत कर रहे हैं यूपी से अहम रिपोर्ट के साथ। उत्तर प्रदेश में कोरोना का जबरदस्त प्रकोप है और यहाँ के सबसे हाईटेक शहर नोएडा के गाँवों में हालत खराब है। लोग कोविड के लक्षणों से मर रहे हैं, लेकिन जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ ताला जड़ा हुआ है और कुछ में गोबर भरा हुआ है। सौरभ शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ये यूपी के सबसे हाईटेक शहर नोएडा के दादरी का एक गांव लाहुरली का स्वास्थ्य केंद्र है, जहां कोरोना काल में डॉक्टर होने चाहिए वहां गोबर के उपले भरे हैं। जिस कमरे में ऑक्सीजन और बेड होने चाहिए वहां जानवरों के खाने वाला भूसा भरा हुआ है। 72 साल के राजपाल सिंह के घर मातम है। बुधवार को राजपाल के भाई महिपाल सिंह की मौत हो गई। महिपाल सिंह को कई दिनों से बुखार था, अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई और अस्पताल के रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। राजपाल कहते हैं कि अगर ये स्वास्थ्य केंद्र चालू होता तो उनके भाई बच गए होते। मेरा भाई छोटा अभी परसों ही हल्का सा बुखार हुआ, बस उसी में सोचा कि अस्पताल ले चलें। अस्पताल तक पहुंच नहीं पाए, रास्ते में ही दम तोड़। यहाँ सुविधा होती घर के दर्जे पे तो बस जाते। इस बंद पड़े सामुदायिक केंद्र से ठीक 50 मीटर दूर 70 साल के हरवीर को कोरोना हुआ है। बेचारे घर में ही ऑक्सीजन लगाकर पड़े हुए हैं। न देखने वाला कोई डॉक्टर है, न ऑक्सीजन नापने के लिए ऑक्सीमीटर। यहां से नजदीकी अस्पताल 10 किलोमीटर दूर दादरी में है। 10 हजार की पॉपुलेशन में एक छोटा सा हॉस्पिटल बना है, ये भी बंद पड़ा है। गवर्नमेंट का हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है। किसी एमएलए एमपी का मुझे लगता है हमारी तरफ कहीं फोकस ही नहीं है। हम यहां से निकलकर दादरी के ही छिठेरा गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे तो यहां हमें ताला लगा मिला। गांव के प्रधान मनीष भाटी बताते हैं कि यहां 1 महीने से ताला लगा हुआ है, कोई डॉक्टर नहीं आया। यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं आ रहा, फिलहाल ताला बंद है। कोशिश करेंगे हम कि डॉक्टर आए। मेरे उनसे ये भी अनुरोध है कि यहाँ पे कोई एक डॉक्टर की व्यवस्था हो जो कि गांव के व्यक्तियों को उपचार मिल सके। यहाँ पर अभी डॉक्टर नहीं आते फिलहाल। हाँ, फिलहाल एएनएम में एक एएनएम मैडम है, वो बैठती है, तो वो भी कमी आ रही है कोविड की वजह से। कभी वहाँ जाती है और सरकारी अस्पताल में रहती है। गौतम बुद्ध नगर में इस हफ्ते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। उन्हें कुछ गांव के प्राथमिक केंद्रों का रंग रोगन कर दौरा भी कराया गया, लेकिन असलियत में यहां के सैकड़ों गांव कोरोना के दौर में राम भरोसे हैं। एक बहुत पुराना शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन हकीकत में यहां पर गोबर कूड़ा करकट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, और यहां के गांव वालों का कोई माई बाप नहीं है। सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ दादरी से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के दक्षिणी पश्चिमी जिले में 100 बेड के एक सरकारी अस्पताल का 4 बार शिलान्यास हो चुका है, लेकिन ये अस्पताल अब तक शुरू नहीं हो सका है। और ये हालात तब हैं जब 1 साल के भीतर यहाँ करीब 2000 मौतें हुई हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा संक्रमण के मामले हैं और बाहरी दिल्ली के लोगों को हरियाणा तक जाकर इलाज करवाना पड़ रहा है। बाहरी दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं पर देखिए रविश रंजन शुक्ला की ये ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली के दक्षिणी पश्चिमी जिले में हरियाणा से सटे ईसापुर गांव में सन्नाटा पसरा है। गलियां वीरान हैं और चौपाल सूनी है। एम्स में डॉक्टर उमेश के घर 15 दिन के भीतर 3 मौतें हो चुकी हैं। 26 अप्रैल को जब उनके दादा कोरोना संक्रमित हुए तो दिल्ली में बेड की कमी से उन्हें हरियाणा ले जाया गया, लेकिन पहले दादा, दादी और फिर 48 साल के उनके पिता की कोरोना से मौत हो गई। कोई सर्वे करने नहीं आया। 15 दिन के अंदर अंदर मेरे ताऊ जी, दादा और दादी दोनों एक्सपायर हो गए, तीनों। अच्छा। और डिपार्टमेंट से कोई सर्वे के लिए नहीं आया। अच्छा। नहीं कोई टेस्टिंग वगैरह बंद हो गया, टेस्टिंग भी 1 महीने से।
ईसापुर गांव के प्रधान तेज सिंह किराए पर चल रही ये छोटी सी डिस्पेंसरी दिखाते हैं। यहाँ टेस्टिंग अभी हाल में शुरू हुई है, लेकिन एक डॉक्टर के भरोसे 4 गांव की डिस्पेंसरी चल रही है। 200-250 आदमियों से प्लस है जो जिसके बुखार वगैरह चल रहा है। अच्छा। जो 200-250 आदमियों से प्लस भी हैं। अच्छा। और कुछ सावधानी बरतनी पड़े। आप तो थोड़ा गांव में मनादी वगैरह कराओ, जागरूकता आप पहुंचवाओ। अच्छा। तो कोशिश उन्होंने काफी की है। अच्छा। गाँव वालों ने की है। कितने लोगों की डेथ हुई होगी? मेरे हिसाब से 26 आदमी गुजर गई थी। कितने दिनों में? ये 20-22 दिन में। दिल्ली के बाहरी इलाके के गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि मैं इस वक्त दक्षिणी पश्चिमी जिले में हूं और यहां पर 60 गांव हैं और 60 गांव के ऊपर एक सरकारी हॉस्पिटल राव तुलाराम अस्पताल है। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे अस्पताल में जिसका शिलान्यास 4 बार हमारे नेता कर चुके हैं, लेकिन फिर भी 100 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये अस्पताल अब तक तैयार नहीं हो पाया है, जबकि बाहरी दिल्ली के गांवों में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ में फैला है। तमाम सारे लोगों की मौत भी हुई है। ईसापुर गांव से करीब 15 किलोमीटर दूर नजफगढ़ में ये भारत सरकार का अस्पताल बीते 15 साल से तैयार हो रहा है। गुलाम नबी आजाद से लेकर प्रवेश वर्मा तक इसका 4 बार शिलान्यास कर चुके हैं, लेकिन 90% तैयार यह अस्पताल अभी तक चालू नहीं हो सका है। ये तो सर राजनीतिक लोगों से पूछो आप, हमने तो प्रार्थना कर दी थी हॉस्पिटल तैयार होना चाहिए। कोरोना टाइम में तो अब इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। एक एक इंसान की जिंदगी की जरूरत है और लोग इतने ज्यादा पीड़ित हैं, हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। हम तो 2000 के बाद से ही हॉस्पिटल की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन होते होते 20-21 आ गया। अच्छा। आज तक ये हॉस्पिटल नहीं बना। जनहित के कार्यों में ना छोटी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब ये 4-5 पेड़ का बहाना बनाया जा रहा है। तो अच्छा, ये 4-5 पेड़ है ना कि एलजी परमिशन नहीं दे रहे, वो सब कुछ नहीं कहा है। जब ये कोई काम करना चाहे ना तो कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है इस महामारी के दौर में नजफगढ़ देहात को इसकी सख्त जरूरत है और जल्द से जल्द ये शुरू किया जाना चाहिए। कोरोना से लड़ने के नाम पर दावे चाहे जितने भी बड़े किए गए हों, लेकिन पिछले साल ही तैयार होने वाला ये 100 बेड का अस्पताल अब तक नहीं शुरू हो पाया है, वरना नजफगढ़ के आसपास गांवों के कई लोगों की जान बच सकती थी। नजफगढ़ से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में 18 से 44 साल के बीच के लोगों का जो टीकाकरण है वो लगभग बंद होने के कगार पर है। जिन टीकाकरण केंद्रों पर कोवैक्सीन लगाई जा रही थी वो तो पहले से ही बंद है और जिन टीकाकरण केंद्रों पर कोविशील्ड दी जा रही है या तो वो एक एक करके बंद हो रहे हैं या फिर पहले के मुकाबले कुछ केंद्रों पर कम टीके पहुंच रहे हैं। शरद शर्मा की ये रिपोर्ट देखिए। नई दिल्ली के पंडारा पार्क इलाके का सरकारी स्कूल। कल तक यहां 18 से 44 साल के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लग रही थी, आज ताले लग गए हैं। किसी एक सेंटर पर जो एक केंद्र होता है, एक लोकेशन होती है या एक स्कूल होता है, उस एक केंद्र पर 2, 3, 4, 5 साइट होती हैं जहां पर टीके लगते हैं। तो एक साइट हमने देखी, साइट 2 और 3 यहां दिखाई दे रही हैं। एक बार इनका भी देख लेते हैं स्टेटस क्या है। ये देखिए टीकाकरण कक्ष, दरवाजे बंद। जामा मस्जिद इलाके के इस सरकारी स्कूल में वैक्सीन लगती दिखी, लेकिन बताया जा रहा है कि पहले के मुकाबले 1/4 वैक्सीन डोज ही आ रही हैं। कितनी वैक्सीन डोज आपके पास हुआ? 1000 आ रही थी, लेकिन आज 280 आई हैं। दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए कोवैक्सीन 9 दिन पहले ही खत्म हो चुकी है। अब कोविशील्ड भी लगभग खत्म है। दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि इस महीने इस आयु वर्ग के लिए और वैक्सीन नहीं देंगे। 18 से 44 तक की कोवैक्सीन तो कई दिन पहले खत्म हो गई थी, कोविशील्ड भी खत्म हो रही है, कई सारे सेंटर आज से बंद हो रहे हैं। अगर वैक्सीन हमारे को 1 लाख मिली तो 1 लाख तो एक दिन में लग जाएगी, उसके बाद नहीं लगेगी ना, खत्म हो जाएगी। उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारा है, बहुत बढ़िया नेटवर्क है, हम तो एक दिन के अंदर 3-4 लाख भी लगा सकते हैं। और हमने रिक्वेस्ट किया कि अगर हमारे को दे दी जाए तो दिल्ली के अंदर बहुत तेजी से हम लगा दें। शेड्यूल के अंदर तो बहुत थोड़ी सी है ना, मतलब वो वैक्सीन जितनी देते हैं आप 1 महीने के अंदर, उतनी तो 4 से 5 दिन की वैक्सीन है।
दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए 1 मई से टीकाकरण शुरू हुआ। 20 दिनों में 9 लाख लोगों को भी टीका नहीं लग सका, जबकि दिल्ली में 92 लाख लोग 18 से 44 साल के हैं। वैक्सीन का स्टॉक अब अगले महीने आने की उम्मीद है। वैक्सीन आने में जितनी देरी होगी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई उतनी ही कमजोर होगी। दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन का स्टॉक शुरू से ही सीमित था, इसलिए लोग घंटों और दिनों मेहनत करके किसी तरह से वैक्सीन का स्लॉट ले पा रहे थे और वैक्सीन लग पा रही थी। लेकिन ये संतोष तो था कि वैक्सीन उपलब्ध थी, अब तो वैक्सीन भी नहीं है। दिल्ली से अपने सहयोगी कैमरा पर्सन मनु नायर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब अगली रिपोर्ट उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के गांवों में दवा और इलाज की तो पहले से किल्लत थी और अब सरकारी अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी बंद होने और बड़े पैमाने पर डॉक्टरों की कोविड ड्यूटी लगाए जाने की वजह से इलाज बंद हो चुका है और गांव वालों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। रायबरेली और महोबा के गाँव से कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। महोबा के अकौना गांव में खाली पड़ी पीएचसी में सफाई कर्मचारी सतीश कुमार छुट्टा जानवर भगाने में मशगूल हैं। यहां के मेडिकल स्टाफ की कोरोना की ड्यूटी लगी है, ओपीडी बंद है। इमरजेंसी के डॉक्टर सतीश कुमार ही हैं, जो गांव वालों की मदद करने को थोड़ा बहुत इलाज कर देते हैं। यहाँ पे जो मरीज आते हैं तो फिर कैसे इलाज होता है उनका? गाँव के लोग आते हैं, मान लो जो वो है जितना मान लो हमसे बनता है, जैसे यहाँ कोई मोटरसाइकिल से गिर गया है तो मलहम पट्टी वगैरह कर देते हैं, और बाकी जो सीरियस ज़्यादा होते तो उनको बिल्कुल भिजवा देते हैं। यूपी के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ही अच्छी नहीं हैं। पीएचसीज के स्टाफ की दूसरी जगह ड्यूटी लग जाने या उनके बंद हो जाने से हालात और ख़राब हुए हैं। यूपी में 4200 पीएचसी और 850 सीएचसी हैं। 18,000 डॉक्टर्स की ज़रूरत है। 13,000 पीएमएस डॉक्टर्स हैं। 5,000 डॉक्टर्स की पहले ही कमी है। लेकिन महामारी के चलते पीएचसीज के तमाम डॉक्टर्स की दूसरी जगह ड्यूटी लग गई है। इस समय कोरोना में हमारे यहाँ L2 में, निगरानी समितियों में, आरआरटी टीमों में और कंट्रोल रूम में हमारे बहुत सारे स्टाफ्स की ड्यूटी आवश्यकता पड़ने पे लगाई जाती रहती है और लगी भी हुई है, जिस वजह से ऑलरेडी पीसीसी, पीओपीडी, जनरल ओपीडी बंद चल रही है। महोबा के बिलबई गांव की पीएचसी दोपहर 12 बजे बंद मिली। लेखपाल देवकी नंदन गांव की स्वास्थ्य निगरानी समिति में हैं। टीकाकरण का जायजा लेने आए थे, लेकिन पीएचसी में ताला लगा था। स्टाफ से बात हुई कि 12 बजे तक कोई नहीं आया है और जो 10 की डोज मिलती है, कल 2 लगे थे, 8 बेकार हो गई थी वो, तो वापस करना पड़ी वो, नहीं तो 8 बर्बाद हो जाती है। रायबरेली के भुए मऊ पीएचसी में भी ताला बंद है। इस पीएचसी में सिर्फ एक फार्मासिस्ट तैनात हैं, जिनकी कोरोना महामारी में कहीं और ड्यूटी लग गई है, जिससे पीएचसी में ताला पड़ गया। ऐसे हालात बहुत जगह हैं। हम माता जी को लाए, कई बार वो लड़का को लाए, यहाँ खुल नहीं रही अस्पताल, आते हैं यहाँ से लौट जाते हैं, फिर प्राइवेट यानी दिखाते हैं, क्या करें, मजबूर हैं। रायबरेली के सीएमओ कहते हैं कि महामारी में ड्यूटी की वजह से ये हालात बने हैं, जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। नहीं तो ये भुए मऊ जो पीएचसी है वो कब से बन चल रही है, कुछ अंदाजा होगा? नहीं, कब से नहीं बन चल रही है। एक ही फार्मासिस्ट था वहाँ पे, उसको लगा लिया गया है। गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं की ये हालत ज़्यादा बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की 70% आबादी जो है वो गाँव में रहती है। महोबा में इरफान पठान और रायबरेली में फैज़ और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। अब रिपोर्ट बेंगलुरु से। बेंगलुरु शहर में बीते 1 महीने में तकरीबन 5,000 मौतें कोविड के कारण हुई हैं। इनका अंतिम संस्कार बड़ी चुनौती रही। बड़े पैमाने पर लोग यहाँ शहर में अकेले रहते हैं और कई ऐसे परिवार भी थे जो डर की वजह से सामने नहीं आ रहे थे। ऐसे में कई युवा सभी वर्गों से सामने आए और सभी धर्मों के रीति रिवाज के हिसाब से उन्होंने अंतिम संस्कार के काम को अंजाम दिया। निहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। तनवीर अहमद का नाम आज बेंगलुरु में सबकी जुबान पर है। मर्सी एंजल्स के बैनर तले अपनी टीम के साथ उन्होंने सभी धर्मों के तकरीबन 600 लोगों का अंतिम संस्कार उनके धार्मिक रीति रिवाजों के मुताबिक किया है। ये चंद तस्वीरें इसकी गवाह हैं। लेकिन अब वो ज्यादा व्यस्त हो गए क्योंकि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है।
लिंगायत कम्युनिटी के हैं, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के हैं, सिख मज़हब के हैं और हिंदू क्रिमेशन जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा किए हैं और बहुत से ऐसे केस किए हैं जहां उनका कोई नहीं था। ज़्यादातर क्या होता है कि उनका अंतिम क्रिया किया जाता है ओके वहाँ पे और उनकी अस्थियां ली जाती हैं। अगर फैमिली चाहती है तो उनको दे देते हैं, वरना हम खुद ही उसको पानी में बहा देते हैं। यही सीखे हम इस देश में कि मज़हब नहीं सिखा था आपस में बैर रखना, तो कोई भी हो हमको करना ही है ना। जो भी मरना तो सबको है, उनको उनकी आखिरी जगह पे पहुंचाना तो हमारा धर्म है, सब वही सिखाते हैं। तनवीर की ही तरह कई और दूसरे लोग भी हैं जो इस मुश्किल दौर में अपनी जान को जोखिम में डालकर इस कोशिश में जुटे हैं कि जो लोग कोविड की वजह से इस दुनिया से चल बसे उनका कम से कम सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार हो सके। ये काफ़ी मुश्किलों से भरा हुआ काम है क्योंकि लगातार शहर में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। कोविड संक्रमण शुरू होने के बाद बेंगलुरु में जहां पहले 13 महीनों में 5000 मौतें हुई थी, वहीं दूसरी वेव में सिर्फ पिछले 1 महीने में ही 5000 जाने गए, जबकि राज्य में 2 महीनों के दरमियान लगभग 10,000 मौतें हुई हैं। बहुत से मामले काफी देर से अस्पताल पहुंचे, ऐसे में काफी आईसीयू की मांग बढ़ी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हालात आगे खराब ना हो। कर्नाटक से ही नहीं बल्कि देश के कई दूसरे हिस्सों से क्रिटिकल पेशेंट बेंगलुरु आए और आईसीयू से वेंटिलेटर पर पहुंचे और उनमें से कई की मौत हुई। And the mortality being very high in the ICU, especially on ventilated patients, we would have a much higher mortality. देश में कोरोना की वजह से हुई पहली मौत भी कर्नाटक के कलबुर्गी में ही हुई थी, लेकिन इस दूसरी वेव के लिए सरकार तैयार नहीं थी, जिसका असर हर मोर्चे पर दिखा। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। ताउते चक्रवाती तूफान में डूबे जहाज P305 के मामले में आखिरकार एफआईआर दर्ज हो गई है। मुंबई पुलिस ने जहाज के कप्तान और अन्य को आरोपी बनाया है और जहाज के इंजीनियर के बयान पर यह मामला दर्ज हुआ है, जिनका बयान कुछ ऐसा था कि कप्तान को पहले से चेतावनी की जानकारी थी, उसके बावजूद उन्होंने रुकने का फैसला किया था। सुनील सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। तब क्यों नहीं गया? जाएगा नहीं। कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। कैप्टन ने बोला 40 नॉट के ऊपर विंड जाएगा नहीं। 11 बजे शुरू होगा, 12 बजे खत्म हो जाएगा। कैप्टन एंड क्लाइंब रेफ का वजह से वेसल हादसा हुआ। तो अगर इतने लोग जो मारे, इसके जिम्मेदार कौन है? अभी कैप्टन और क्लाइंब है। मौत के मुंह से बचकर आए बार्ज P305 के इंजीनियर रहमान शेख के इस वीडियो बयान में हुए खुलासे के आधार पर येलो गेट पुलिस ने कप्तान के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। इसमें टोटल 49 व्यक्ति का मृत्यु हुआ है अभी तक उपलब्ध माहिती के अनुसार। इसमें पुलिस की तरफ से इंक्वेस्ट और अदर प्रोसीजर्स किया जा रहा है और इसमें कलम 304 सबसेक्शन 2 और कलम 338 आईपीसी अंतर्गत एफआईआर दाखिल किया गया है येलो गेट पुलिस स्टेशन में और इसकी आगे की तहकीकात पुलिस कर रही है। शुक्रवार तक समंदर से 51 शव निकाले जा चुके हैं, लेकिन कानूनी कार्यवाही के चलते शव सौंपने में हो रही देरी परिजनों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। हमारे तरफ से जो भी पेपर वर्क था हमने कर लिया है, मगर कंपनी की तरफ से, जिस कंपनी के अंडर में वो वर्क कर रहे थे, उसके तरफ से अभी तक कोई पूरी तरह से एक्शन लिया नहीं गया है प्रॉपर तरीके से। अभी बस वो कह रहे हैं कि बस प्लान कर रहे हैं, आप इंतज़ार करिए, जबकि इस बात को काफ़ी टाइम हो चुका है और हमारा वर्क कल का लगभग कंप्लीट था। P305 बार्ज पर कुल 261 कर्मचारी सवार थे। इसके अलावा टग वरप्रदा पर 13, दोनों ही डूब चुके हैं। अब तक कुल 188 लोग जिंदा बचाए जा चुके हैं, लेकिन जो नहीं मिले हैं उनके परिजन अपनों की एक खबर पाने को बेचैन हैं। अपने जीजा शिव कुमार मिश्रा की तलाश में भटक रहे संतोष कुमार का आरोप है कि कंपनियों से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा। हम लोग यहाँ से कंपनी जहाँ है जूही वहाँ गए, फिर नायर गए, KM गए, जे हॉस्पिटल आए, सब तरह जहाँ लोग, जैसे नेवी के हॉस्पिटल खुला, सब जगह घूम रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोग जीवित हैं उनका भी पता ये लोग नहीं बता रहे हैं कि जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जीवित है, वो तो किस हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कहाँ हैं, ये लोग कुछ बताने को तैयार नहीं। जे पोस्टमार्टम केंद्र पर पीड़ित परिवारों का हाल जानने पहुंचे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख ने ONGC और केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए पीड़ितों की मदद का आश्वासन दिया।
ONGC की कंपनी को भी आप अगर राज्य सरकार की बताएंगे तो बड़ा ही दुर्भाग्य है। अब केंद्र सरकार की जवाबदारी अब राज्य सरकार पे ही आप डालेंगे प्रेस वाले, तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि क्या करें और कैसा करें। हमारे लोगों ने शव लाए, शव का पोस्टमार्टम किया, रिश्तेदारों को देने का काम कर रहे हैं। हमने जो रिश्तेदार सामने से उनको दे दिया गया है। इस बीच एफकॉन कंपनी ने बार्ज P305 हादसे में मृतकों के परिवार को उनके वेतन और सर्विस के हिसाब से 35 लाख से 75 लाख रुपए मुआवजा देने के साथ मृतकों के परिवारों के बच्चों की पढ़ाई में आर्थिक मदद के लिए ट्रस्ट बनाने की घोषणा की है। जबकि ONGC ने हादसे में जिंदा बचे कर्मचारियों को 1 लाख और मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। लॉकडाउन के बाद फिर बदला प्रकृति का नजारा, दिखाएंगे आपको तस्वीरें। ब्रेक के बाद देखते रहिए सिटी सेंटर शो। पिछले साल हमने लॉकडाउन का असर प्रकृति पर देखा था, इस साल भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। सहारनपुर से एक बार फिर से हिमालय की सफेद बर्फीली पहाड़ियां नजर आ रही हैं। इन बर्फीली पहाड़ियों की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। जनपद के जाने माने चिकित्सक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक बैनर्जी ने इस सुंदर नज़ारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया और उन्होंने बताया कि अब से 30 से 40 साल पहले ये पहाड़ियां दिखा करती थी, लेकिन बढ़ते प्रदूषण के कारण ये नजर आनी बंद हो गई थी। लेकिन अब 2 दिन से ही लगातार बारिश से मौसम साफ होने लगा है और लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण न होने के कारण ये बर्फीली पहाड़ियां दोबारा से नजर आने लगी हैं और भी कई लोगों ने इस नज़ारे को अपने कैमरे में कैद किया। ताउते तूफान के गुजरने के बाद मुंबई के बीचों से कई टन कचरा साफ किया गया, लेकिन जुहू बीच पर जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आप कचरे को देख सकते हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं सिटी सेंटर शो में। देखते रहें खबरों के लिए NDTV इंडिया। नमस्कार।